अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबिल जारी की। इस टॉपिक के तहत हम सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की सिंबल यानी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या यूज़ करेंगे और इसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे। तो दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसे उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं, ये एक ऐसा टेंस, एक ऐसा ज़माना होता है जो हमें किसी काम के फ्यूचर यानी आने वाले ज़माने के बारे में जारी रहने के बारे में बताता है। यानी ये ऐसा ज़माना है जिसके अंदर कोई काम फ्यूचर के अंदर होता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये जारी रहने के बारे में हमें बताता है। जैसा कि दर्जी कपड़े सी रहा होगा। इस एग्जाम्पल को देखें तो पता चलता है कि दर्जी जो कपड़े सीने का काम है ये फ्यूचर में करेगा, लेकिन फ्यूचर में ये कंटिन्यू रहेगा। यानी ये फॉर सम टाइम इट विल रिमेन कंटिन्यूड। दर्जी जो कपड़े सीने का काम है ये कुछ देर जारी रहने के बाद इसको मुकम्मल करेगा फ्यूचर के अंदर। इसी तरह वो अंग्रेज़ी पढ़ा रही होगी, हम अपना मकान बेच रहे होंगे। तो ये तमाम सेंटेंसेस ये शो करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर कोई काम माजी मुस्तकबिल के अंदर होगा, आने वाले ज़माने के अंदर होगा, लेकिन वो जारी रहने के बाद जो है वो मुकम्मल होगा। लिहाजा उर्दू में इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो ये होगी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह आता है। इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव बनाने के लिए जो मेथड है वो वही यूज़ किया जाता है जैसा कि पहले टेंस से आपको समझाया जा रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस सीक्वेंस के साथ हमने इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है और इसका करेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इस्तेमाल करना है। और आपको पहले ही पता है कि सब्जेक्ट जो होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है, जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, सेम वही इस्तेमाल होता है। सिर्फ इसमें तब्दीली जो है, जो चेंजेस आती हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आती है। तो इसमें पहले भी हम सीख चुके हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन हो यानी आई और वही हो तो उसके साथ हम शैल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर सीखा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये चूँकि कंटिन्यू है, टेंस चेंज है, तो कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम बी ऐड करके शैल भी लिखेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट होगा तो शैल भी इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह सेकंड या थर्ड पर्सन होंगे या कोई सिंगुलर प्लूरल नेम्स आ जाएंगे तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल भी यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमेशा से हमने ये मेथड पढ़ा है कि जो भी कंटिन्यू टेंस होगा, जो भी कंटिन्यूस टेंस होगा, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, फिर हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा और अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा उसको हम यूज़ करेंगे। लिहाजा वही अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल भी इस्तेमाल करेंगे, और प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग जो है वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और हॉकी जो है वो एज ऑब्जेक्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा वी शैल बी प्लेइंग हॉकी, यानी हम हॉकी खेल रहे होंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल बी हेल्पिंग वर्ब, प्ले प्लस आईएनजी वर्ब और हॉकी एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। अगर यू सब्जेक्ट है यानी सेकंड पर्सन है तो फिर हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल करेंगे, और बाई के साथ आईएनजी बाइंग, यानी ये चूँकि कंटिन्यूस टेंस है और कंटिन्यूस टेंस के रूल का हमें पता है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं,
तो बाइंग एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे और ए हाउस एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा यू विल बी बाइंग ए हाउस, तुम एक घर खरीद रहे होगे। तो ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का मेथड है। जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का मेथड है वो बहुत ही आसान है। वो हमें पता है कि एक यूनिवर्सल मेथड हमारे पास है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन आई या वही के साथ शैल बी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, शैल नॉट भी इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड और थर्ड पर्सन जब एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो विल बी के दरमियान में नॉट यानी विल नॉट भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और इस तरह सेंटेंस हमारा बनेगा वी शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस बनेगा यू विल नॉट बी बाइंग ए हाउस, तुम एक घर नहीं खरीद रहे होगे। तो इसका मतलब है कि विल बी या शैल बी के दरमियान में हमने नॉट इस्तेमाल करना है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो इसके लिए भी मेथड यूनिवर्सल एक मेथड है, एक रूल है कि हेल्पिंग वर्ब को हमेशा फिक्रे के शुरू में लिखते हैं। तो इसमें हम विल या शैल को शुरू में लेकर आएंगे और बी को एज इट इज़ हम रहने देंगे, यानी विल या शैल फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, बी जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा विल या शैल, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। शैल आपको पता है फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि अगर हम वही या आई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ शैल, तो शैल वी बी प्लेइंग हॉकी, क्या हम हॉकी खेल रहे होंगे। और इसी तरह अगर यू सब्जेक्ट है तो विल आ जाएगा शुरू में, हेल्पिंग वर्ब तो विल यू बी बाइंग ए हाउस, क्या तुम एक घर खरीद रहे होगे। तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा। दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इकट्ठे बनाना पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आ जाए कि क्या हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, तो इस तरह के सेंटेंस हो जाएं जो कि एट ए टाइम इंटेरोगेटिव भी हूँ और नेगेटिव हूँ, तो फिर हमने क्या करना है। तो उसका भी ये मेथड यहाँ पे बताया गया है कि हमने पहले हमने जो स्मॉल इंटेरोगेटिव बनाया है यानी सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, उसको अगर हम सामने रखें तो सिर्फ हमने नॉट का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के बाद। जैसा कि शैल वी नॉट बी प्लेइंग हॉकी, क्या हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। ये एट ए टाइम नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। इसी तरह विल यू नॉट बी बाइंग ए हाउस, क्या तुम एक घर नहीं खरीद रहे होगे, तो ये भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आ जाएं तो ये हमने इस तरह करना है। दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है सेंटेंस के अंदर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन तो उसमें ज़रूर या लाजमी तौर पे किसी काम के करने के बारे में बताना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो सब्जेक्ट हमने पहले सीखा है कि सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं, इसको हम उल्ट कर देंगे। जैसे आई और वही के साथ हमने देखा पहले कि फर्स्ट पर्सन अगर हो तो शैल लगाते हैं, और अगर हमने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो करना है तो फिर हम फर्स्ट पर्सन यानी आई और वही के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम ज़रूर एक किताब लिख रहे होंगे, तो ये आएगा वी विल बी राइटिंग ए बुक। अगर हमने ये शो करना हो तुम ज़रूर मछलियाँ पकड़ रहे होगे, तो हम लिखेंगे यू शैल बी कैचिंग द फिश। तो यहाँ पे ये देखें कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमने विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमने शैल इस्तेमाल किया है। तो ये किस लिए किया है, ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है।
दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसा कि माली पौधों को पानी दे रहा होगा। अब देखें, दे रहा होगा का मतलब है कि ये फ्यूचर के अंदर कोई काम कंटिन्यू है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यू टेंस को शो कर रहा है। तो दी गार्डनर विल बी वाटरिंग दी प्लांट्स, ये इसका सेंटेंस बनेगा। अगर नेगेटिव है, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, तो हमने पहले ही सीखा हुआ है कि विल नॉट बी या शैल नॉट बी इस्तेमाल करेंगे। दी गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग दी प्लांट्स, क्योंकि गार्डनर जो है हमने सीखा है कि फर्स्ट पर्सन हो तो फिर शैल इस्तेमाल करना है आम हालात में, और बाकी तमाम के साथ हमने विल इस्तेमाल करना है। तो दी गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग दी प्लांट्स। अगर आए क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा, तो यहाँ पे देखें कि हेल्पिंग वर्ब विल को फिक्रे के शुरू में लिखा गया है, और बाकी एज इट इज़ हमने उस सेंटेंस को लिख दिया है, जैसा कि विल दी गार्डनर बी वाटर दी प्लांट्स। अगर सेंटेंस आ जाए क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, तो मतलब यहाँ पे देखें कि ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एट ए टाइम है। अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाएं तो फिर क्या करना है, विल द गार्डनर नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। अगर बड़ा सवालिया आ जाए कि कब माली पौधों को पानी दे रहा होगा, तो सबसे पहले सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड लिखें, व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखें, फिर सब्जेक्ट लिखें, और फिर हम लिखते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि ये सेंटेंस हो गया, व्हेन विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो इस तरह जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करके दुरुस्त जो सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में वो बना सकते हैं।